अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने पढ़ना है ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस का पता होना चाहिए। तो ये देखना ज़रा, ये बेंजीन है, ठीक है। तो बच्चों बेंजीन को देख के हम ऐसे जब तक इस पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ, ठीक है, सारी की सारी जो कार्बन्स हैं वो क्या हैं, एक जैसी हैं। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी पोजीशन मेटा है, कौन सी पोजीशन पैरा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बेंजीन पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट लाजमी होना चाहिए। तो सपोज करो कि यहाँ पे मैंने लगा लिया है बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट और ये एक्स है आपका, मतलब ये हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। एक्स का मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जैसे मिथाइल हो सकता है, ठीक है, नाइट्रो हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी है। तो अब हमारी ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, इसको देखना ज़रा कि जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिर कार्बन नंबर 1। जिस भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उसको आपने क्या कह देना है, कार्बन नंबर 1 कह देना है। और ठीक उस कार्बन नंबर 1 के जो साथ वाली कार्बन होती है उसको फिर हम क्या बोलेंगे, 2, अगर हम इस साइड को चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस कार्बन के साथ तो ये कार्बन भी अटैच है, इसको फिर हम 2 कह सकते हैं, है ना। तो अगर आप इस साइड को मूव कर रहे हो तो ठीक इस कार्बन नंबर 1 के जो साथ वाली कार्बन होगी वो 2 होगी और उससे आगे वाली 3 होगी, उससे आगे क्या होगा 4, 5 और 6, है ना। तो आपकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो पोजीशन बच्चों वो वाली होगी जो कि डायरेक्टली अटैच हो उस कार्बन के साथ जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा हो। तो इस कार्बन पे क्या है, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ठीक उसके साथ वाली जो कार्बन होगी वो क्या होगी, आपकी ऑर्थो पोजीशन पे होगी, ठीक है। उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। और ठीक ऑर्थो के साथ जो कार्बन होगी, ऑर्थो के बिल्कुल साथ जो कार्बन होगी उसको हम बोलेंगे मेटा पोजीशन, और मेटा के बिल्कुल साथ जो होगा वो क्या होगा, पैरा। अब सपोज करो इस साइड को मूव करना है तो ये कार्बन नंबर 2 होगी, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ठीक उसके साथ वाली कार्बन ये भी तो बन रही है, तो इसको इसलिए हम इस पोजीशन को भी ऑर्थो बोलेंगे। और ऑर्थो के बिल्कुल साथ ही क्या होता है, मेटा होता है, और मेटा के बिल्कुल साथ क्या होता है, पैरा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि जिस कार्बन के साथ बिल्कुल सब्स्टिट्यूट अटैच है, ठीक है, उसी के ठीक साथ वाली कार्बन आपके पास जो होगी उसको हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के साथ क्या होती है, मेटा, और मेटा के साथ क्या होती है, पैरा। इसको समझना ज़रा कि ये जो मैं हूँ ना, ठीक है ना, ये क्या है, आपकी कार्बन नंबर 1 है, ठीक, जिस पे एक्स सब्स्टिट्यूट आप कह लो कि जो मेरा सर है ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। अब ठीक उसके साथ वाली कार्बन ये है, ठीक है, तो ये जो मेरा बाजू है ना, ये कह लो कि आप दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये क्या है, आपकी कार्बन है। तो ये कार्बन जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप वाली है, ठीक उसके साथ वाली कार्बन ये क्या होगी, ऑर्थो होगी। और इसी तरह ये भी तो सब्स्टिट्यूट के साथ ही अटैच है ना, सब्स्टिट्यूट कार्बन के साथ जो कार्बन लगी ये भी कार्बन वही है, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, ऑर्थो होगी। और ऑर्थो के बिल्कुल साथ क्या होता है, मेटा, और मेटा के बिल्कुल साथ क्या होता है, पैरा, ठीक है। अगर ये समझ आती है तो आगे मूव करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सब्स्टिट्यूट हमेशा यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे है होगा तो क्या करेंगे, इसको 1 बोल देंगे, और ठीक इसके साथ वाली कार्बन क्या होती है, ऑर्थो, इधर भी क्योंकि इसके साथ ही है वो भी ऑर्थो होगी। और ऑर्थो के साथ क्या होता है, मेटा, ये भी ऑर्थो, इसके साथ भी क्या होगा, मेटा, और मेटा के साथ क्या होता है, पैरा, ठीक है ना। जिस मर्जी कार्बन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ हो, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी कि अब ऑर्थो कौन सी होगी, मेटा कौन सी होगी, पैरा कौन सी होगी। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, सपोज करो एक्स यहाँ पे लगा हुआ, तो बच्चों कार्बन नंबर 1 ये हो गई, ठीक, इसके साथ वाली कार्बन क्या होगी, आपके पास जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ऑर्थो। इसी तरह ये भी कार्बन क्या है, बिल्कुल साथ ही अटैच है, साथ वाली है, तो ये भी ऑर्थो होगी, और ये क्या होगी, मेटा। इसी तरह ऑर्थो के साथ ये भी मेटा, और ये क्या हो जाएगी, पैरा, ठीक है। तो कहीं पे भी अटैच हो इसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ उसके ठीक साथ वाली कार्बन को ऑर्थो कह देना है, और उस ऑर्थो के साथ क्या होगा, मेटा। अगर देखना कि मैंने ग्रुप को यहाँ पे लगा दिया है तो ये वाली पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन भी क्या हो जाएगी, ऑर्थो, और ऑर्थो के साथ क्या होती है, मेटा। इसी तरह इस ऑर्थो के साथ भी क्या होगी, मेटा, और मेटा के साथ क्या होता है, पैरा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आदमी पूछेगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं था, नोमेनक्लेचर में भी आपने पढ़ा हुआ है। अब हम अगर बात करें इससे प्रीवियस टॉपिक की, तो वहाँ पे हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ के आए हैं, है ना। हमने वहाँ पे देखा तो जो बेंजीन होती थी वो डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाती थी। कैसे करवाती थी, मतलब बेंजीन पे अगर आपने HNO3 और H2SO4 यूज़ किया है तो क्या होता था, बेंजीन कन्वर्ट हो जाती थी किसमें, नाइट्रो
बेंजीन के अंदर, जैसे ये मैंने लिखी है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे हेलोजिनेशन करवा देते थे, क्या करवाते हो, हेलोजिनेशन, सपोज के Br2 ऐड कर दी है तो इसके लिए हमें FeBr3 को कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा बच्चों, किसी भी कार्बन पे आप ब्रोमीन को ऐड करवा सकते हो। इसी तरह से अगर आपने इसकी अल्काइलेशन करवानी है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो उसके लिए हमें एक अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है और साथ में लीवस एसिड AlCl3। तो क्या होगा, बेंजीन पे कोई अल्काइल ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है मिथाइल को। अब अगर हम बात करें कि जब तक हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन करवानी थी, ठीक है ना, जो भी ये जो जितनी भी कार्बन है बेंजीन की, ये वाली, ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या है, एक जैसी हैं। जब आपने मोनो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है, आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, बात क्या होगी, एक ही होगी। जैसे इस नाइट्रोबेंजीन को देखो, अगर आपका दिल करे कि हमने ये नहीं बनाना, हमने ये वाली नाइट्रोबेंजीन बनानी है, तो बच्चों ना इसमें कोई डिफरेंस है ना इसमें कोई डिफरेंस है, दोनों क्या है, बिल्कुल ही सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसको हम कार्बन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जब तक हमारा सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमें मिलता था, ठीक है। तो हमारा जिस पे दिल करता था हम वहाँ पे जाके NO2 Br को या CH3 को ऐड कर सकते थे। अब जो हमने आज का टॉपिक पढ़ना है वो है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ऐड करना है या सब्स्टिट्यूट करवाना है, ठीक है, फिर क्या होगा। तो सपोज करो कि ये मेरे पास एक एक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, एक्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि बेंजीन पे पहले ही लगा हुआ था। जब मैंने इस पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मेरे पास वाई है या दूसरा कोई ग्रुप है, ठीक है, उसको मैंने इस पे सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो अब ये जो ग्रुप है ये कहाँ पे आप लगाओगे। पहले तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमारा दिल किया हमने लगा लिया। तो यहाँ पे भी क्या ऐसा करोगे, जो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, जब आप उस पर दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाओगे तो क्या करोगे, जैसा आपका दिल करेगा वैसा करोगे या कुछ और करोगे। तो बच्चों जैसा आपका दिल करेगा आप वैसा करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें गलत नहीं करना, हमें सही करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, असल में आपका ये जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है ना, ये डिसाइड करेगा इस वाई ने किधर जाना है। ये क्या डिसाइड करेगा, जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ होगा ना, ये बेंजीन को कंट्रोल करेगा, ये बेंजीन को बताएगा कि इस वाई को किधर लगाना है आपने, कौन कौन सी पोजीशन है। असल में ये हमारे पास कौन सी थी, या तो ऑर्थो पे लगाएगा, ये ग्रुप इसको पैगाम देगा कि भाई इस वाई को ऑर्थो पे लगाओ, ठीक है, या फिर ये कहेगा कि इसको मेटा पे लगाओ, या फिर ये कहेगा इसको पैरा पे लगाओ। ठीक इसी तरह ये पोजीशन क्या थी हमारे पास, मेटा और ये पैरा, ऑर्थो सॉरी, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो असल में आपकी जो चीज़ जो प्रोडक्ट है उसको डिसाइड करने वाला ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अब अगर हम चांस की बात करें, ठीक है ना, हम अभी ये बात नहीं कर रहे कि क्या होने वाला है, हम चांस लगाएं। क्या चांस लगाना है हमने कि ये जो वाई ग्रुप है यहाँ पे आपको 2 ऑर्थो पोजीशन नज़र आ रही हैं, 2 मेटा पोजीशन नज़र आ रही हैं और एक पैरा पोजीशन नज़र आ रही है। हम अब चांस लगा सकते हैं कि कितने % चांस है ऑर्थो पे वाई लगेगा, कितने % चांस है मेटा पे आगे लगेगा, कितने % चांस है पैरा पे आके लगेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि आपके पास 100 कैंडीज़ थी, ठीक है ना, 100 आपके पास क्या है, कैंडीज़ हैं, और आपने इन सारी पोजीशंस पे वो क्या करनी है, तकसीम करनी है, डिवाइड करनी है। तो आप क्या करोगे, आपके पास पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4 5 पोजीशन है, ठीक है ना। 100 को 5 पे डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 20, ठीक है ना, 20 आंसर आएगा ना। तो आप क्या करोगे, इस पोजीशन को 20 दोगे, ठीक, फिर मेटा को 20 दोगे, फिर पैरा को भी 20 दोगे, फिर इस मेटा को भी 20 दोगे, फिर इस मेटा ऑर्थो को भी क्या करोगे, 20 दोगे। अब अगर हम बात करें ऑर्थो की, ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल पोजीशन क्या है, एक जैसी हैं, तो ऑर्थो का कितना % हो गया हिस्सा, 40%। और बात करें मेटा की, ये दोनों पोजीशन क्या हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो कितना हो गया इनका, 20 और 20 40%। तो पैरा का कितना हो जाएगा, फिर पैरा तो एक ही है ना हमारे पास, ये वाली ही खाली, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20%। तो अगर हम चांस की बेस पे इसका आंसर लाना चाहें तो हो सकता है 40%
ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ हो ये ग्रुप, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट हमें बननी है ना। अब इस केस में होना क्या है कि आपके पास 3 किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट बननी है। अगर हम चांस की बात करें तो 40% उस प्रोडक्ट में हिस्सा होगा जहाँ पे वाई आपका ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ होगा, और 40% ही हिस्सा होगा वो वाला जहाँ पे जो वाई होगा वो इन 2 मेटा पोजीशन पे लगा हुआ होगा, और 20% ये चांस है कि जो आपके पास प्रोडक्ट बने उसमें जो 20% हिस्सा है वो क्या होगा, इस पैरा पोजीशन पे आके वाई लगा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो चांस हमने लगाने हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ फजूल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। असल में हमारा जो डिसाइड करने वाला ग्रुप होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्स होगा, ठीक है। ये बताएगा कि कहाँ पे जाना है। चांसेस पे केमिस्ट्री नहीं चलती, ठीक है ना। केमिस्ट्री क्या करती है, कॉन्सेप्ट लेके चलती है, चांसेस पे हम बात नहीं कर सकते, हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा कुछ नहीं आया था चांसेस वाली चीज़ का, ठीक है ना, कि 40% ये बने, 40% ये बने, 20% यहाँ पे लगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि ये जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, असल में ये क्या है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे जाना है, ऑर्थो पे जाना है, मेटा पे जाना है, पैरा पे जाना है, ठीक है। अब इसको आपने समझना है, यहाँ से आपका जो आज का असल टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले वाली सारी जो कहानियाँ थी वो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने सुनाई थी। अब ये जो ऊपर ग्रुप लगे होते हैं ना, जिस तरह मैं इसको अगर यहाँ पर बनाऊँ, ये जो आपका एक्स ग्रुप है ये 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। जो एक्स ग्रुप है ये कितनी किस्म के हो सकते हैं, ये 2 किस्म के होते हैं। 2 में से कौन कौन सी किस्में आती हैं, जो पहली किस्म है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और दूसरे हो सकते हैं ये डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है जिसने डिसाइड करना है आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, वो 2 किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरे को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप को ज़रा समझना क्या करता है। जैसा कि यहाँ पे कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसा कि यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, मिथाइल क्या होता है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि इसने क्या करना है, इस बेंजीन को एक्टिवेट करना है, बेंजीन को करना है एक्टिवेट करना है कि रिएक्शन करो, ठीक है। जब ये एक्टिवेट करेगा तो बेंजीन इजीली रिएक्शन कर लेती है। कैसे, मसलन इस चीज़ को समझना, ये आपके पास बच्चों बेंजीन है, ठीक, इसकी आप करवा रहे हो नाइट्रेशन HNO3H2SO4 दे के, और ये आपके पास मिथाइल बेंजीन है यानी कि टोलुइन है, इसकी भी आप नाइट्रेशन करवा रहे हो HNO3 के साथ। तो क्या होता है, आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। सपोज आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप जहाँ पे मर्जी NO2 लगा दो। इन दोनों रिएक्शन के टाइम की बात करें ना, तो ये जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, सपोज करो हमने दोनों क्या किए हैं, एक ही टाइम में स्टार्ट किए हैं, तो ये जो रिएक्शन होता है ये 25 टाइम्स क्या हो जाता है, फास्टर होता है। 25 टाइम फास्टर ये रिएक्शन हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ कि 25 टाइम्स फास्टर ये रिएक्शन क्यों हुआ, उसकी वजह ये थी कि इस पर एक एक्टिवेटिंग, ये वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ था। इस बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, ना ही एक्टिवेटिंग ना ही डीएक्टिवेटिंग, ठीक है ना। तो इसको जितना टाइम लग रहा था उससे 25 टाइम फास्टर ये रिएक्शन हुआ। तो इट्स मीन कि ये सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। रिएक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये ग्रुप। तो अब क्योंकि ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, इसलिए नाइट्रेशन जब हमने करवाई तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता था, इसके अंदर से OH को निकाल के NO2 प्रोड्यूस करता था, जो कि आपका ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना, जिसने आके एज अ इलेक्ट्रोफाइल इस पर जुड़ना है और बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसको इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट का मतलब ये बेंजीन को इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है जिसकी वजह से ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और यहाँ से NO2 को अपने साथ लगा लेता है, ठीक है। तो ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसी तरह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करूँ, जैसा कि ये आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। जब बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो इसको कहते हैं कि ये क्या करेगा, इस
बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है ना। अब दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की एग्जांपल दे के हम आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, जब आपने बच्चों इसकी नाइट्रेशन ही करवानी है, सपोज हम नाइट्रेशन की ही बात कर रहे हैं ना, हमने नाइट्रेशन करवानी है तो HNO3 भी देना पड़ेगा आपको, H2SO4 भी देना पड़ेगा और साथ में हीट भी करना पड़ेगा। इतना कुछ आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ये इतना ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देता है, ये कहता है कि बेंजीन तू रिएक्शन कर ही ना, ठीक है ना, बेंजीन आप रिएक्शन मत करो। लेकिन बेंजीन फिर भी रिएक्शन करती है, थोड़ा सा स्लो करती है। कितना स्लो करती है? तो 10 की पावर 4 टाइम्स स्लो रिएक्शन होता है। ये किससे? अगर आपने यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो ये रिएक्शन पहले हो जाएगा और ये कितना बाद में होगा? 10 की पावर 4 टाइम ये रिएक्शन स्लो होता है। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रो ग्रुप की, इस नाइट्रो ग्रुप की, क्योंकि ये डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब ये किस तरह से डीएक्टिवेट करता है और ये किस तरह से एक्टिवेट करता है, और इस एक्टिवेशन की ग्रुप की वजह से आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा और इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ना, इनको हम मोस्टली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं इनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं इनको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्थो पैरा ग्रुप्स की, डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का क्या मतलब होगा? सिर्फ और सिर्फ ऐसे ग्रुप जो बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, ऐसे ग्रुप जो बेंजीन को रिंग को एक्टिवेट कर देंगे ना, उनका जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो या तो ऑर्थो पे लगा होगा या पैरा पे या दोनों पे ही लगा हुआ होगा। जैसे कि ये आपको मैंने एग्जांपल अभी दी है मिथाइल ग्रुप की, ठीक है ना, कि जब हम बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो आप नाइट्रेशन करवाओ तो आपको सिर्फ और सिर्फ HNO3 रिक्वायर्ड होता है, H2SO4 नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। अब किस तरह से एक्टिवेट करता है उसकी बात हम करते हैं एक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो बच्चों आपको प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, मिथाइल जहाँ पे था वहीं पे रहना है, मिथाइल जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे था यहीं पे रहा। इस मिथाइल की जो कार्बन है ठीक उसके साथ वाली कार्बन ये है, और इसको हम क्या बोलते थे? ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। इसी तरह ये ऑर्थो ये मेटा। समझ आती है? अब जब एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना आपका, जब ग्रुप ऊपर एक्टिवेटिंग लगा हुआ है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो एक प्रोडक्ट आपके पास ये हो सकता है, ठीक, एक ये हो सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया है, यहाँ पे पैरा पे लगा दिया है, ठीक है ना। अगर आप बोलो कि इस ऑर्थो पे लगा दो तो बात क्या है? बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। तो ये इस तरह के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। इनमें भी कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो आपके लेवल के लिए यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब अगर एक और मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखूँ जो बेंजीन पे अटैच है, जिस तरह ये OH है, ठीक है ना। OH एक अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इस मिथाइल ग्रुप से भी ज़्यादा अच्छा एक्टिवेटिंग है। जब ये एक्टिवेट करेगा रिंग को और आपने करवानी है नाइट्रेशन ही HNO3, तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो कौन सा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको ऑर्थो या पैरा ही मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास HNO3 और फिनोल जो है, इसको फिनोल कहते थे ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन को, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, तो प्रोडक्ट आपके पास ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी जुड़ गया, यहाँ पे भी आगे जुड़ गया, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे भी जुड़ जाए, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलती है अगर आपके पास ये क्या है? ज़्यादा अमाउंट के अंदर है दोनों, ठीक है। लेकिन अगर कम अमाउंट में हमने लिए हैं तो हो सकता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिले। OH, यहाँ पे NO2 लगा दो, यहाँ पे भी NO2 जोड़ दो, ठीक है। इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये वाली, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात की, जब हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात की, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों आ रहा है? इसको ज़रा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसान भी है, ठीक है। हमने अभी भी बात की है कि या तो ऑर्थो पे आके जुड़ता है या पैरा पे आके
इसकी वजह देखना, सपोज कि मेरे पास ये वाली फिनोल ही थी और इस पे हमने लगाया हुआ है OH ग्रुप। अब ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। हमने बात की है कि ये जो ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का मतलब अब क्या है, ठीक है ना, एक्टिवेट तो कर रहे थे, एक्टिवेट का मतलब समझो ज़रा क्या होता है। असल में ये जो लोन पेयर होता है ना, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रही है, ये बातें हमने की हुई हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। अब ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, ये क्या करती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर थे, ठीक है ना, लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उन इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगी इस कार्बन के साथ, यानी कि वो क्या कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि 2 ही किस्म के हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। डोनेटिंग का मतलब जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे और विदड्राइंग का मतलब जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो यहाँ पे जो OH है, इस O के पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं, तो ये अपना एक लोन पेयर इस रिंग को डोनेट करेगी। जब ये रिंग को डोनेट करेगी ना, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं लिखने लगा हूँ इसकी, यहाँ पे बच्चों हो गए 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 बॉन्ड ये थे, कितने हो गए, 4 पूरे हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। अब O ने अपना लोन पेयर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको वैसे ही रहने दो। फ़र्क किस पे पड़ा है, इस बॉन्ड पे, क्योंकि अगर ये बॉन्ड होता तो 5 बॉन्ड कार्बन के पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ना बच्चों, ये इस कार्बन पे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या लोन पेयर आप कह लो, ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज लगा लो या लोन पेयर लगा लो। अब अगर आपको ये ना लिखना है तो आपने ये करना है, इस लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे बॉन्ड बना के कार्बन गिन लेनी है, ठीक है ना, एटम गिन लेना है, ये 1 2 3, ठीक है ना। 3 पोजीशन पे आपने नेगेटिव लिख देना है और फर्स्ट पोजीशन पे आपने पॉजिटिव कर देना है। अब फिर से आपने करना है 1 2 3, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड इसकी जगह पे चल जाएगा। कैसे जाएगा, अब ये क्या है, एक पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है। इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 है, और जहाँ बनेगा तो कितनी हो जाएगी, 5, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो उठ के इस कार्बन पे पहुँच जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे घूम रहा है। बाकी सारा कुछ वैसे ही रहना है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस H है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये वाला डबल बॉन्ड पहले ही था और ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव चार्ज की शक्ल में यहाँ पे आ गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फिर से आगे मूव करेगा और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, इसको नीचे लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास चीज़ बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया इस नेगेटिव की वजह से। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही था, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पहले ही मौजूद है, ठीक है। अब क्या होना है, इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने की चाहेगी, लेकिन वो नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दोबारा से वापस ले लेगा, अपने लोन पेयर को वापस ले लेगा। तो इससे दोबारा से आपके पास फिनोल बन जाएगी, ठीक है। OH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे। तो इस तरह से सारा ये मैकेनिज्म होता है। अब आपने यहाँ से समझना क्या है, आपने समझना ये है कि क्यों ऑर्थो पे नाइट्रो आ रहा था या पैरा पे आ रहा था। तो बच्चों देखना, जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, तो कौन कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ऑर्थो पे, ठीक है। यहाँ पे किस पोजीशन पे है, पैरा पे, और यहाँ पे किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पे। या तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, या पैरा पे, या फिर ऑर्थो पे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो है वो इन ही पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो अब इससे होगा क्या, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का बोझ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना। इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होंगे, अब ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है, तो ये अटैक करेगी, ये अटैक करेगी,
इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो ज़्यादा ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कार्बन अटैक करेगी या ये कार्बन अटैक करेगी, यहाँ पे तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो बच्चों या तो यहाँ पे ये अटैक करेगी या ये अटैक करेगा या इस साइड से ये अटैक करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, मेटा कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। हालांकि ये भी पोजीशन एक्टिवेट तो हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा पूरा परमानेंट नेगेटिव चार्ज नहीं आता जितना इन पे आ रहा है, इन पे आ रहा है, ठीक है ना। आपने देखा नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन इनके पास क्या है, पूरा परमानेंट नेगेटिव नहीं आ रहा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन पूरा परमानेंट नेगेटिव चार्ज इन्हीं 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो फिर क्या होगा, यही 3 पोजीशन अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो ये क्या करेंगे, फट के साथ अटैक कर देंगे इसके पास, इस पे, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास असला क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, इनका असला जो गोलियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और ये क्या है आपका टारगेट है। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा गोलियां होंगी वो उतनी जल्दी इस पर अटैक कर देगा, है ना। आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आप क्या करोगे, गोलियों का इंतज़ार करोगे, ठीक है ना, बुलेट्स का, फिर ही अगर बुलेट्स आएंगी तो फिर आप इस पर अटैक करोगे। तो ये कहानी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, समझ आती है, ठीक है, आई जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, उसमें ऐसा क्या होता है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ये मेरे पास एक बेंजीन है और इस पे मैंने NO2 ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है, NO2 ग्रुप लगाया हुआ है, ये क्या करेगा, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये इन सब का असला जो है, जो इनके पास बुलेट्स वगैरह हैं वो सारी खुद ले लेता है, ठीक है। तो फिर ये अटैक कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, नहीं कर सकता। अब कैसे लेता है, ज़रा इस चीज़ को समझना, ठीक है ना, इस चीज़ को ज़रा समझना कि जब हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया था ना, यहाँ पे NO2 ग्रुप जब लगाएंगे और फिर इसकी आप बेशक नाइट्रेशन ही करवाना चाहते हो, HNO3 H2SO4 देना पड़ता है, प्लस हीट भी करना पड़ता है। जब आप इसकी नाइट्रेशन करवाते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बचती है कि नाइट्रेशन तो हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपने टेम्परेचर दिया हुआ है, साथ में H2SO4 भी आया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पे आके NO2 लग सकता है, ठीक है, या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, दोनों ही क्या है, इसकी रिस्पेक्ट में ये मेटा है, इसकी रिस्पेक्ट में ये भी क्या है, मेटा है। तो सिर्फ मेटा प्रोडक्ट आपको मिलेगा जब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो क्या है, एक डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, नाइट्रो क्या है, डीएक्टिवेट। इसी तरह एक और आपको एग्जांपल दे दूं कि ये है मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एस ग्रुप है, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। अगर बच्चों ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी क्या करता है, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, यानी कि ये भी बेंजीन को, हाँ जी, डीएक्टिवेट करेगा। इसकी नाइट्रेशन करवाते हो तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ मेटा प्रोडक्ट ही मिलता है। यहाँ पे COOH कर लेता हूँ, यहाँ पे NO2 लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी NO2 लगा दिया सपोज, मतलब ये भी प्रोडक्ट मिल सकता है, यहाँ पे भी, ठीक है ना, दोनों पोजीशन एक जैसी हैं, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब आपने ये समझना है कि जब आपके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो बेंजीन के ऊपर तो क्यों सिर्फ और सिर्फ मेटा प्रोडक्ट आपको मिलता है। इसका मैकेनिज्म भी सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको समझना है कि वहाँ पे ऑर्थो और पैरा अटैक क्यों होता है, यहाँ पे मेटा अटैक क्यों होता है। तो मैं नाइट्रोबेंजीन ही लेता हूँ, ये मेरे पास बेंजीन है, NO2 होता है ना हमारे पास इस पे लगा हुआ, तो ये आपकी हो गई बेंजीन, उसके साथ लगा हुआ है N, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब होना क्या है बच्चों, ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है ना।
ये थोड़ा सा क्या होता है, बुरा होता है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे कार्बन लगी हुई है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये इस बेंजीन के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेगा, जिसकी वजह से होना क्या है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये मूव कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड चला गया यहाँ पे, तो होना क्या है, आपके पास ये चीज़ बननी है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड N हो गया, ये दो बॉन्ड मैं वैसे ही बना रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O था नेगेटिव चार्ज के साथ। अब हुआ क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी था, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड रह गए हैं कार्बन के, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन चले गए और जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यही है आपका 1 2 3, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को 3 पोजीशन पे ले आए हैं हम। अब इसको यहाँ से फिर 1 2 3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब होना क्या है, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये इसकी हेल्प के लिए पहुँचेगा, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन फ्राहम करेगा। जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन फ्राहम करेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखना ज़रा आपके पास ये चीज़ बनने वाली है, ठीक है, इसको आपने सिर्फ समझना है, आपके लेवल के लिए ये मैकेनिज़्म नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया बच्चों, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, आपने 1 2 3 गिन के सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे लेके जाना है। अब यहाँ से मूव करेगा 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे ही पॉजिटिव वहाँ पे पहुँचेगा तो डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव था उन दो कार्बन से दरमियान में हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी, ये आपके पास N डबल बॉन्ड O नेगेटिव है और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो होना क्या है जी, अब ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड पहले ही था, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 नाइट्रोजन पे मूव करेगा, क्योंकि आगे कोई जाना है पीछे को नहीं आने का। तो इससे क्या होगा बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये और ये बॉन्ड पहले ही थे, उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन पे दोबारा से प्लस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज के साथ हो गया। अब आपने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालनी है, कंक्लूजन आपने ये निकालनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पैरा पे आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज ही दूसरी ऑर्थो पे भी आ रहा है। यानी कि उसमें क्या था, उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना। तो देखना ज़रा, ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन थी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, इस मैकेनिज्म को लिख रहा हूँ। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहाँ पे, कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ज़्यादा किन को खींच रहा है, जिन पे ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आपके पास ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है और ऑर्थो पे आ रहा है। कभी मेटा पे पॉजिटिव आपको नज़र आया इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो मेटा पे पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव है वो मेटा पे नहीं आ रहा, लेकिन मेटा के इलेक्ट्रॉन्स भी NO2 खींच रहा है अपनी तरफ, ऐसा नहीं है कि नहीं खींच रहा। जैसे वहाँ पे हमने देखा था, ठीक है ना, जो हमारा ऑर्थो पैरा अटैकिंग वाला था, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो था वो परमानेंटली ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो इनको भी ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन उतने नहीं कर रहा था जितने इनको मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन वो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो के खींच रहा है, उतने इलेक्ट्रॉन इन दो पोजीशन के नहीं खींच रहा। तो इस मीन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास हैं, इस मेटा पोजीशन वाली के पास है ना, इनके पास ही होंगे ना। तो बच्चों अटैक कौन करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ है, जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव होगा वही अटैक करेगा ना। तो आपने देखा यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ से तो अटैक हो नहीं सकता, तो ये अटैक कर सकता है, ये अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखनी होती है तो आपने बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ आता है इसको चेक करना होता है, ठीक है ना, कि ऊपर कौन सी बला लगी हुई है, ठीक है, जौन सा ग्रुप लगा हुआ होगा, अगर तो वो एक्टिवेटिंग होगा तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ऑर्थो ग्रुप मिलेगा, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगी, या पैरा मिलेगी। और अगर डीएक्टिवेटिंग लगा है तो क्या होगा, मेटा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप एंड मेटा
डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो अब कुछ ग्रुप्स मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जिनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब जैसा कि मेरे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे पहले सबसे अच्छा O नेगेटिव, ठीक है, फिर OH, फिर आपके पास होता है CH3, ठीक है। इस तरह से और भी होते हैं, जैसे हमारे पास Cl हो गया, Br हो गया, F हो गया, I कर लो, F भी होता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, बुक पे दिया हुआ है ये सारा। अब डीएक्टिवेटिंग का देखना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब जो एक्टिवेटिंग होते हैं ना उनके पास मोस्टली क्या होता है, एक ही बॉन्ड होता है। जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो डबल बॉन्ड के साथ होते हैं, जैसे नाइट्रो, ठीक है, इसी तरह C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस तरह से आपके पास हो सकता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से आपके पास हो सकता है एस्टर OR, ठीक है। ये सारे क्या हैं, रिंग के ऊपर अगर लगे हुए हैं तो ये क्या करेंगे, रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे और प्रोडक्ट आपको मिलेगी मेटा। और अगर ये रिंग के ऊपर लगे हुए हैं तो ये क्या करेंगे, रिंग को एक्टिवेट कर देंगे और प्रोडक्ट आपके पास होगी ऑर्थोपैरा। तो अब आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें उसने ये डिफरेंट आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं और कहता है कि उसकी आप ब्रोमिनेशन करवाओ। तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास कौन सा होगा ये आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस ग्रुप को ही देखना है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल का इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। और अगर ये रिंग को एक्टिवेट करे तो कौन कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो और पैरा को। तो अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करवाना चाहते हो तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है, यहाँ पे आपने मिथाइल लगाया हुआ है तो इसके ठीक साथ वाली ये क्या होगी, ऑर्थो, और ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है। तो आपके पास बच्चों ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ सकता है, ठीक है। और दूसरी प्रोडक्ट ऐसी बनाओ जिसमें ब्रोमीन को यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना। यानी कि एक आपके पास ऑर्थो और एक आपके पास पैरा, इस तरह से CH3, और ये हो गया आपके पास Br, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा पे लगा है, एक में ऑर्थो पे लगाया है, एक पे पैरा पे लगाया है। अब ये क्या है, दूसरा जो रिएक्शन है उसमें आपके पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है। बेंजोइक एसिड की कहता है कि ब्रोमिनेशन ही करवानी है आपने। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले आप देखो बेंजोइक एसिड कौन सा ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। और अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कैसे पता चलना है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों, मोस्टली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना उनमें आपको कोई ना कोई डबल बॉन्ड मिल जाता है, ठीक है ना। ये जो पूरा ग्रुप है इसमें आपने डबल बॉन्ड चेक करना है। अगर कोई डबल बॉन्ड होगा तो इट्स मीन कि वो मोस्टली तो डबल बॉन्ड वाले क्या करते हैं, मैंने आज तक जितने देखे हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींचते हैं, यानी कि रिंग को डीएक्टिवेट ही करते हैं। और अगर रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, सिर्फ मेटा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो थी वो मैंने यहाँ पे ले लिया, मतलब उसको घुमा दिया थोड़ा सा और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। जहाँ पे था वहीं पे रहा है। तो यहाँ ये आपके पास मेटा पोजीशन थी, वहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। अब ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका तो आपको पता ही है, नाइट्रो क्या होता है, रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट ही करता है। और अगर ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा तो जहाँ पे नाइट्रो है उसको वहीं पे रहने दो, ब्रोमीन, ये ऑर्थो, ये मेटा, यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रोमीन को लगा दोगे, ठीक है ना। अब नाइट्रो ग्रुप का अगर स्ट्रक्चर देखना हो तो कैसा होता था, ये इसका बेंजीन के साथ है बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, O नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये स्ट्रक्चर था। इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इट्स मीन ये भी क्या करेगा, डीएक्टिवेट ही करेगा। इस भाई साहब को देखो ज़रा, ये क्या है, ब्रोमो बेंजीन। और ब्रोमो कौन सा इफेक्ट होता था, ये रिंग को एक्टिवेट करता था, ठीक है ना। और अगर ये रिंग को एक्टिवेट करेगा तो कौन कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करेगा, या तो ऑर्थो को करेगा या पैरा को करेगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास कौन सा हो सकता है, ये आपकी Br लगी हुई थी, ऑर्थो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपकी Br लगी हुई थी तो पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे Br लगा दो, ये आपके पास प्रोडक्ट हो सकती है। इसी तरह इसको हल करो, ठीक है।
ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें भी डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। इट्स मीन ये भी क्या करेगा, डीएक्टिवेट ही करेगा रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, हाँ जी शाबाश, आपको मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपके पास था सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला ऑर्थो, और ये क्या हो गया, मेटा पे क्या लगाना है, बी आर को ही जोड़ना है। नेक्स्ट आपके पास फिनोल है, तो फिनोल का आपको पता ही है क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये आपके पास ओ एच लगा हुआ है, तो ये उसकी ऑर्थो पोजीशन है, इस पर क्या लगा दो, बी आर लगा दो। एक प्रोडक्ट वो मिलेगा जिसमें आपके पास पैरा प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बाद में पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।